हमारे पास एक अनबैंक्ड रोड है। देखिए अगर किसी रोड, जैसे नॉर्मल रोड देखते हैं, जैसे वाला ये रोड है ना आपकी, या ऐसे कह सकते हैं जो नॉर्मल आप रोड देखते हैं, जो प्लेन से रोड होते हैं, इससे प्लेन मतलब सर्कुलर रोड है या कैसा भी रोड हो, तो जो प्लेन रोड होते हैं वो कहते हैं अनबैंक्ड रोड। और बैंक रोड का मतलब एक तरफ से उठे हुए होना, मतलब एक दोनों साइड बराबर नहीं होती है, एक साइड उठी होती है, ऐसे मान सकते हैं। देखिए समझने का तरीका है कि मान लेते हैं ये रोड के लिए प्रेजेंट कर रहा है, ये रोड है मेरा इस तरीके से, तो ये अनबैंक्ड रोड है नॉर्मल। लेकिन अगर इसी रोड पे मैं जा रहा हूँ और किनारे से हल्का सा उठा हो इस तरीके से, ठीक है, एक एक साइड से थोड़ा सा उठा हुआ हो, तो ये इस तरीके मान लो, या कैसा भी रोड मान लो, तो एक सिरा अगर उठा हुआ है तो ये बैंक्ड रोड है, इस पे बैंकिंग है, किनारे पे उठा हुआ है। अनबैंक्ड का मतलब प्लेन रोड इस तरीके से। तो जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अनबैंक्ड रोड है और सर्कुलर रोड है और उसकी रेडियस क्या है आर। ये उस रोड का कौन सा व्यू है, साइड से नहीं देख रहे हैं, आसमान से देख रहे हैं, तो ये कौन सा व्यू है, एक तरीके से उसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू से रोड को देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक व्हीकल है और ये मूव कर रहा है आर रेडियस से सर्कल में, सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी रेडियस आर है, और ठीक है। और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा हमारा, यहाँ पे जो सरफेस है, जो सरफेस है, जो रोड है इसकी सरफेस है, म्यू हमारा सरफेस आपका कोफिशिएंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। तो अगर हमारी एक बात हमें पता होनी चाहिए, अगर हमारा एम मास है, वी वेलोसिटी से आर रेडियस के सर्कल में घूमेगा, कभी भी कोई भी मास अगर वी वेलोसिटी से आर रेडियस के सर्कल में घूमेगा तो बाहर को एक लगेगा फोर्स, इस सर्कल के सेंटर से बाहर के लिए लगेगा, वो उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फ्यूगल फोर्स यानी सेंटर से बाहर की तरफ को फेंकेगा, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। और चूंकि व्हीकल टर्न हो रहा है, घूम रहा है, और लेकिन उसमें फोर्स लग रहा है बाहर के लिए, तो अंदर को एक फोर्स की नीड है। तो हमारे टायर्स है वो बाहर को स्किड करने की कोशिश करेंगे, हमको रोकना चाहेंगे अंदर के लिए कि दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए, अदरवाइज मेरी गाड़ी बाहर चली जाएगी, मैं सब रोड पे नहीं जाऊंगा, खाई में पहुंच जाऊंगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि अंदर के लिए फोर्स लगेगा, वो फोर्स सेंटर की तरफ होगा, उसको कहते हैं हमारा ठीक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं उसे, और सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं। सेंटर को देखता है, सेंटर की तरफ लगेगा, वो होगा हमारा फोर्स कौन सा, इसका नाम क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, बड़ा सिंपल सा है। और यहाँ पे कौन देगा, तो जो गाड़ी घूम रही है तो उसमें टायर्स है, टायर का जो फ्रिक्शन है, तो गाड़ी बाहर को स्किड करने की कोशिश करेगी तो अंदर को फोर्स लगेगा। और चूंकि इसको रोक के रखना है कि फिसल ना जाए, तो मैक्सिमम कंडीशन रोक के रखेगा, क्योंकि वो फोर्स अंदर वाला फोर्स बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारी गाड़ी बाहर को चली जाएगी। तो अंदर लगने वाला जो फोर्स है, हमने कहा वो फोर्स हमारा मैक्सिमम फोर्स, वो वैल्यू हमारा फोर्स की, स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे अंदर लगने वाला जो फोर्स है एफ एस मैक्सिमम, ये अंदर वाला फोर्स कम नहीं होना चाहिए, कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो फोर्स तो फिक्स है म्यू इनटू आर, लेकिन ये फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर हम गाड़ी तेज चलाएंगे तो सारी चीजें सेम रहेंगी, जो हमारा रोड है उसका फ्रिक्शन का कांस्टेंट सेम रहेगा, बॉडी जो है उसका रिएक्शन सेम रहेगा, जो एमजी के बराबर है। लेकिन मोशन का अगर तेज करेंगे तो वेलोसिटी सबसे पहले इफेक्टेड होगी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लगेगा, तो उसको रोके रखने के लिए अंदर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के अंदर जो कैपेसिटी रोके रखने की वो ज्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। कि हमारी कैपेसिटी कम है और बाहर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, तो हम टर्निंग सही से कर नहीं पाएंगे, और कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पे बाहर, और खबर छप जाएगी अखबार में कि खाई में बस गिर गई, कार गिर गई, 4 लोग मर गए। एनीवे, तो जो अंदर लगने वाला फोर्स दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बाहर लगने वाला फोर्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये एफ एस मैक्सिमम होता है हमारा म्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपको पता है अगर ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो व्हीकल है तो नॉर्मल रखा है, मूव कर रहा है भले, लेकिन उसका वेट जो है वो एम जी लग रहा है और रिएक्शन ऊपर को आर लग रही है, तो आर और एम जी हमेशा इस केस में बराबर होंगे। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, म्यू की जगह म्यू ही है, आर की जगह हमने लगा दिया एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कट गया, आप देख सकते हैं म्यू आर जी
ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इसको रिवर्स कर देंगे इधर का उधर, वी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर जी, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो वी इक्वल्स टू दिस। अब वी की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू दिस। जैसे मैंने वी की वैल्यू कोई है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम या इसके बराबर, ये इससे कम भी हो सकती है, कम या बराबर, यानी ये जो वैल्यू मैक्सिमम है, इससे कम तो हो सकती है, यानी ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो वेलोसिटी की ये वैल्यू मैक्सिमम है, कितनी है, इक्वल्स टू म्यू आर जी। आपने कई बार नोट किया होगा, आप ट्रेवलिंग करते हैं तो रोड पे कई टर्न वगैरह होते हैं, या कई जगह आपने देखा होगा वहां पे लिमिट लिखी होती है, इतनी स्पीड से चला है, पहाड़ों पे स्पेशली लिखा होता है, माउंटेन्स पे कि टर्न लिखा होगा तो आप लिखा 50 किलोमीटर पर आवर, 50 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 20 या 30 किलोमीटर पर आवर, उससे ज्यादा तेज चलाएंगे तो स्किडिंग होकर बाहर चली जाएगी गाड़ी आपकी, ठीक है। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वहां की सरफेस है, जो सड़क है उसका म्यू, वो कर्व क्या है और ग्रेविटी वहां पे कितनी है, तो उसके हिसाब से वो क्या निकालते हैं, वी मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं। और उन्हें पता है हिंदुस्तान है वहां पे, तो अगर वैल्यू इनकी निकलती है 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो 50 की जगह 30 लिख देते हैं वहां पे, उन्हें पहले ही पता है कि 50 लिखे, वह 50 लिखेंगे तो लोग 50 से 55 ही चलाएंगे, तो उनको पहले से ही वो लिमिट लेके चलते हैं, आप थोड़ा सा कम ही लिखते हैं जानबूझ के कि आप उतने पे भी चलाओगे तो बाहर ना चली जाए। दिक्कत एक और है कि रोड और जो टायर है, सब गाड़ियों के टायर का क्वालिटी अलग अलग होता है, रोड चलो सेम है लेकिन टायर का क्वालिटी अलग अलग है, तो वहां भी दिक्कत हो सकती है। तो हमारा म्यू भी वेरिएशन में रहेगा, आर तो सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, लेकिन म्यू वेरिएशन में रहेगा, इसलिए हमें कभी भी सर्कुलर रोड पे एक लिमिट से ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। इस क्वेश्चन में गिवन हमारा कार मूव कर रही है इस वेलोसिटी से, आगे जाके रुकती है, तो कितनी कम से कम डिस्टेंस हो वो उस डिस्टेंस में रुक सके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम से कम इतने रुक जाए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सोचेंगे, इस गाड़ी को जो मूव कर रही थी वी नॉट से, उसे रोक कौन रहा है, ये आगे जा रही थी, रोक कौन रहा है, तो ये जा रही थी आगे, पीछे लग रहा था एक फोर्स जो कि फ्रिक्शनल फोर्स था, वही फोर्स इसको रिटार्डेशन दे रहा है ना, वही फोर्स इसको रिटार्डेशन दे रहा है। तो रिटार्डेशन वाला फोर्स कौन सा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ही हमारा रिटार्डेशन वाला फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना होता है, आपका म्यूएस इंटू आर होता है, और यही फोर्स हमारा क्या है, रिटार्डिंग वाला फोर्स है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो म्यूएस इंटू आर इक्वल्स टू एम ए, ये फ्रिक्शनल फोर्स ही हमारा रिटार्डिंग फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के हिसाब से ये, और फोर्स के हिसाब से फॉर्मूला ये, और म्यूएस आर की जगह क्या आ जाएगा, एम जी, क्योंकि हमारा स्ट्रेट रोड है, ये एम जी से पुश करेगा, रिएक्शन हमारी आर मिलेगी, तो जहां भी नीड होगा हमें वहां पे, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई है म्यूएस इंटू जी, नीड होगी, ये म्यूएस है, म्यू कहो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा स्टैटिक कांस्टेंट है फ्रिक्शन का, तो इसकी नीड होगी, लगा देंगे। एनीवे अब हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और ये एस है, तो सॉल्व करते हैं, क्या लगना चाहिए, यू वी और एस, यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, यहाँ पे पुट करेंगे, ये फाइनल वेलोसिटी है, वी की जगह ये आएगा 0, यू की जगह ये इनिशियल है, यहाँ पे यू की जगह वी नॉट आएगा, प्लस 2a की जगह आ जाएगा म्यू एस इंटू जी और एस, और ये जो फोर्स है रिटार्डिंग फोर्स है तो माइनस में आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस में लगा देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि आप जा रहे हो वेलोसिटी कम हो रही, रिटार्डेशन आएगा। यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एस निकालनी, तो एस क्या आ गया, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू जी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, ये हमारा ब्लॉक है, इसका 40 न्यूटन मास टोटल वेट मान लेते हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है, और सिस्टम हमारा बैलेंस कंडीशन में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, और ये बोला हुआ है कि ये हमारा जो मास है, जो ये कितना मैक्सिमम फोर्स रेस्ट कर सकता है, 12 न्यूटन तक का मैक्सिमम फोर्स पीछे को ले सकता है, 12 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स हमारा रेस्ट कर सकता है, उस कंडीशन में डब्ल्यू बताना है। तो ये क्या करेंगे, मान लो ये रेस्टिंग है, उसमें टी टेंशन ले लेंगे, आप सारी स्ट्रिंग में टेंशन ले सकते हैं, जैसे इसमें T1 ले लेंगे, इसमें T2 है, इसमें T3, लेकिन कोई नीड नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, आपको दिख रहा होगा, ये 30 डिग्री हो जाए, क्यों, इस तरीके से ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस आएगा, ये बनेगा T
cos 30 और ये बनेगा हमारा t sin 30। अब अगर इसमें मैं स्ट्रिंग में टेंशन दिखाता भी तो ये जो कंपोनेंट है वो उस टेंशन के बराबर होता, टेंशन इस वेट के बराबर होती, तो फाइनली बात वही, तो इसको इसके बराबर कर दीजिए क्योंकि सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट, ना अप जा रहा है ना डाउन। तो यहाँ पे तो t sin 30 हमारा वो हो जाएगा W के बराबर, और ये जो कंपोनेंट है t cos 30 ये भी खींचेगा और ये इसको 12 न्यूटन से रोकेगा। t cos 30 इक्वल्स टू 12 डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें t तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, W चाहिए। तो t से t कट गया, ये हमारा आ गया 1/2 sin 30 वैल्यू हाफ, cos 30 वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू W/12। तो 2 से 2 कट गया, तो आप देख सकते हैं जो हमारा W आ गया क्या आ गया 1/√3/12, W आ गया 12/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.92। वेट है तो न्यूटन में आएगा। हमारी बॉडी है 2 kg मास की, एक सरफेस पे रखती है जिसका फ्रिक्शन कांस्टेंट 0.2 है। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट बोली इसने। अगर वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बोला है उसने, तो एक्सेलरेशन हो गया 0। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। अब बोला है कि इसके लिए हम ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और 5 सेकंड तक खींचते हैं, डिस्टेंस नहीं है, इस टाइम है 5 सेकंड तक खींचने के बाद में कितनी हीट जनरेट होगी। अब होगा क्या, जब मैं इसको इधर को खींचूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे को, और फ्रिक्शन फोर्स इसको भाई इसका अपोज करेगा मोशन का, तो वो एक तरीके हीट एनर्जी के रूप में यहाँ पे एनर्जी लॉस होगी, तो वही हमारा यहाँ पे वर्क होगा। यहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जो हीट एनर्जी लॉस होगी वो जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी। हम कितना वर्क करेंगे, और वर्क इनफैक्ट कौन कर रहा है, हम तो आगे खींच रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट वर्क कर रहा है। वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम यूज करेंगे। बस ये भी पता होना चाहिए वर्क किसके, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा, वही हमारा एज अ हीट जनरेट होगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फोर्स कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, इस तरीके से। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है हमारा बताइए, अगर आगे के लिए मोशन होगा तो बैकवर्ड होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि होगा म्यू इनटू आर। डिस्प्लेसमेंट हमने कहा चलो डिस्प्लेसमेंट एस है, तो आर हमें पता चल जाएगा आराम से, और एस निकालना है हमें। तो आर तो हमारा जो भी मास है, ऊपर को हमारा रिएक्शन निकालना है जो कि हमारा वेट के बराबर है, यानी 2g, जी को हम यहाँ पे 10 ले लेंगे तो 20 हो जाएगा हमारा 20 न्यूटन। सारी वैल्यूज पुट करेंगे लेकिन एस पता नहीं तो एस निकालना पड़ेगा। तो एस कैसे निकालेंगे, इसको हम करेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो लगाएंगे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो ये टर्म बेकार हो जाएगी, ये 0 हो गया। एस हमारा निकलेगा यूटी, यू कितना है 2, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, 10 मीटर हमारा चलेगा। ये सारी वैल्यूज पर पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा, जो एनर्जी आ जाएगी जो पूछा है उसने, वो आएगा हमारा म्यू, म्यू इज 0.2, आर हमारा दिस इज 20 और दिस इज 10, तो ये कट गया तो आंसर आ गया 40 जूल। अगर हम जी को लेंगे 10 तो आंसर आ गया 40 जूल, है ना। तो 9.8 लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ गई 19.6, अगर 9.8 ले लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 39.6 न्यूटन। तो कोई बात नहीं, आपके आंसर दूर दूर होंगे तो आप आसानी से गैस कर सकते हैं। वैसे इनको जी की वैल्यू देनी चाहिए कि हम जी की वैल्यू कितनी लगाएंगे, इसमें गिवन है 9.8 ही है, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9.8 लगाएंगे तो हमारा 39.6 हमारा आंसर आ गया कि इतना वर्क हमारा होगा। ये आंसर बाय डिफॉल्ट किसमें आएगा, जूल में। आंसर कितने दिए सारे, कैलोरी में। तो यहाँ पे एक रूल है, कन्वर्जन है, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो कैलोरी होती है ये हमारी होती है 4.18 जूल, और अप्रोक्सीमेशन में कहें तो 4.2 जूल कर सकते हैं। तो हमें निकालना जूल, तो एक जूल क्या हो जाएगा, एक जूल निकालना, ये वाली नीचे चली आएगी, 1 जूल इक्वल्स टू 1/4.2 कैलोरी। कैलोरी चाहिए यानी कि जो जूल में है
तो जूल की जगह पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, जूल की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू जूल जहाँ लिखा होगा ये सारा पुट कर देंगे। 39.6 डिवाइड बाई 4.2 आएगा कैलोरी। इससे हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 9.33 कैलोरी। 9.3। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ब्लॉक है इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है, ये मूव करेगा और जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम हो गई क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन वाली सरफेस है, तो इसमें रिटार्डेशन होगा क्योंकि मोशन हो रहा है, इधर को फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट में, इसकी स्पीड को कम कर देगा और हमारा ऑब्जेक्ट आगे जाके रुक जाएगा। तो पूछा है कितनी देर में रुक जाएगा, तो भैया यू वी सी कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v कितना 0, u कितना है, u का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी जो भी व्हाटएवर जो लिखा लिख दीजिए यहाँ पे प्लस ए टी, तो हमें टी निकालना है, तो टी क्या हुआ, टाइम ही तो पूछा है माइनस वी बाई ए। आंसर आप देखेंगे वो ए में नहीं है, ए नहीं है वहाँ पे, तो ए हटाना पड़ेगा, तो ए हटाना है, ए क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही, किसने किया रिटार्डेशन, फ्रिक्शन फोर्स ने किया, तो फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है भाई हमारा रियल फोर्स है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है म्यू इंटू आर है भाई हमारा एम ए है, तो म्यू आर की जगह लगा देंगे एम जी इक्वल टू एम ए, एम से कट गया, ये हमारा हो गया म्यू जी। ये रिटार्डिंग में आगे ध्यान रखना है, वैल्यू तो आई से प्लस में, लेकिन हम इसको हमें पता है रिटार्डेशन वाला फोर्स है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, इस वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस वी बाई ए की जगह होगा माइनस म्यू जी, माइनस से माइनस कटेगा वी बाई म्यू। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, तो बाद में रोलिंग, रोलिंग सबसे कम होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वहां पे पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो करेक्ट है भाई साहब, इसको कर देना। सेकेंड में पूछा है कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, तो कहेंगे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा म्यू टू आर, म्यू हमारा कांस्टेंट है किसी सरफेस के लिए, तो कांस्टेंट हट जाएगा, इसकी प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल की वैल्यू है वो हमारी रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, ये भी सही हो गया। थर्ड में फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में पूछा है डी ऑप्शन में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमारा उसकी डायमेंशन लेंथ की है, नहीं उसकी डायमेंशन लेस होता है, क्यों, एफ बराबर म्यू आर, तो म्यू क्या हुआ एफ बाई आर, ये एफ हमारा फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन है, रिएक्शन हमारा एक पे जो वेट के अगेंस्ट होता है उसकी यूनिट भी न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी। और वैसे भी आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा म्यू की वैल्यू 0.3 0.2 या कुछ ऐसी होती है और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है, तो आंसर डी सही इसका। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है हमारा, ये M1 है ये M2 है, डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो M2 ब्लॉक है ये ग्रेविटी की में रखा है तो M2G नीचे लगेगा, ये इस ब्लॉक पे नीचे हमारा M1G लगेगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगी और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगी, ना तो इसको पुश कर रहा है ना इस पे रिएक्शन आएगी। एनीवे तो यहाँ पे अब ये ब्लॉक के ऊपर कभी जा नहीं सकता, ये तो अपने आप नीचे आएगा, ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो उसको हमने मान लेते ए एक्सीलरेशन है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रॉपर तरीके से, दोनों के एक्सीलरेशन होंगे सेम। पूछा क्या है कि इस रस्सी में जो टेंशन होगी वो क्या होगी, इस रस्सी में का टेंशन टी है, यही हमारा टारगेट है निकालना। चलिए अब टेंशन तो तब निकलेगी कि भैया सब पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ, तो एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। अब ये ब्लॉक हमारा इधर को मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे और हमारा वो क्या आएगा म्यू टू आर, और म्यू टू म्यू आर कितना हमारा M1G, इतना पीछे को फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो हमें निकालना है ए इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला हमारा नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास ऑफ सिस्टम, जो भी सिस्टम उसका मास होना पता रखना है आपके लिए, वो लगाना है यहाँ पे नेट फोर्स डिवाइड बाई मास। तो सिस्टम में नेट फोर्स कितना है, देखिए इसका M2G इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है और जो पीछे लगने वाला फोर्स है ये म्यू आर या म्यू M1G इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, बाकी कोई फोर्स है नहीं, ये इंटरनल फोर्सेस है और वैसे भी कहना चाहे तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है,
ये भी कैंसिल होंगे, ये भी कैंसिल होंगे, तो इनका कोई रोल है नहीं। तो ये हमारा हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब ये खींचेगा और ये इसको रोकेगा, तो हमारा m2g माइनस म्यू m1g डिवाइड बाई टोटल मास हमारा सिस्टम का कितना है m1 प्लस m2। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया है ना। जहां भी नीड होगी हम इसको रख देंगे। बाकी इसका FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इस सिस्टम का हम टेंशन निकालेंगे। तो ये जा रहा है नीचे, तो ये ज्यादा है और ये कम। यहाँ पे लगा दिया हमने, FBD बना रखा है इसका। ये जा रहा है नीचे, तो ये ज्यादा हो गया, ये कम। तो हमारा होगा फॉर्मूला F नेट इक्वल्स टू ma। अगर कई सारे फोर्स लगे होते हैं तो F नेट लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया m2g माइनस t इक्वल्स टू ma। m किसका, इसका, पड़ोसी का नहीं लगेगा भाई, m2a। बस अब एक ही वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लीजिए। चलो करते हैं। तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2, ऐसा कर लेते ना, इधर पर टी क्या हो गया हमारा टी, ये इधर जाएगा, इसमें से घटेगा, हो जाएगा, एक सेकेंड, ये क्या है हमारा माइनस m2a। तो हमारा m2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, g माइनस ए, g माइनस ए है हमारे पास, m2g माइनस म्यू m1g डिवाइड बाई प्लस। तो इसमें फिर से g भी कॉमन ले लेते थोड़ा आसान हो जाएगा, हो जाएगा m2g और नीचे m1 प्लस m2। यहाँ से चूंकि g कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस m2 माइनस म्यू m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m2g कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ये इसमें से चल जुड़ जाएगा, इसमें से m2 बच जाएगा, तो यहाँ पे m1 ही बचेगा, m1 माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू m1 प्लस m2। इसको m1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा। m1 कॉमन लेने पे m2 यहाँ पहले से ही है, m1 यहाँ का m1 यहाँ का m2, ये m2 है, m2g 1 प्लस म्यू डिवाइड बाई, ये मैंने पहले एक बार एक ही बार आएगा, या यहाँ आएगा या वहाँ आएगा, ठीक है, m1 प्लस, ये हमारा आंसर आ जाएगा m1 m2g 1 प्लस म्यू डिवाइड बाई m1 प्लस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये फोर्स लगा है हमारा इंक्लाइन 40 न्यूटन का, और ये सरफेस है, इसका फ्रिक्शन कांस्टेंट 0.2 है, म्यू हमारा 0.2 है। तो ये फोर्स हमारा इंक्लाइन लगा हुआ है, तो पूछा है सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है नेट फोर्स बाई टोटल मास, है ना, नेट फोर्स बाई टोटल मास। तो अब यहाँ पे टोटल मास तो पता है, ये यही अकेला मास है 5 kg का। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और रिएक्शन वगैरह भी देखनी पड़ेगी। ये जाएगा आगे तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे, तो आगे लगने वाले फोर्स में से पीछे वाला फोर्स घटाएंगे, तब हमारे यहाँ पे नेट फोर्स आएगा। जब तक नेट फोर्स नहीं आएगा एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। चलिए तो इसका एक कंपोनेंट लेते हैं, तो 40 का डायरेक्शन में आएगा, ये 40 cos 30 आएगा, कितना आएगा 40 cos 30। थीटा की डायरेक्शन में कॉस आता है, 40 cos 30 वैल्यू 3/2 दैट इज 20√3 आ गई। और ये कितना आएगा 40 sin 30, है ना, 40 sin 30, sin 30 वैल्यू कितनी, हाफ, 40 इंटू हाफ यानी कि 20 न्यूटन। ओके, इसका वेट कितना लगेगा, जी को इसमें बोला है 10 लेना है, तो वेट लगेगा 50 और रिएक्शन लगेगी ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना, देखो ये वेट लगा है, रिएक्शन लगी है, ये तो इसके कंपोनेंट है। अब ये जा रहा है, जाएगा आगे, फोर्स लगा आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, उसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू इंटू आर। म्यू कितना है 0.2, आर कितना है, आर एक साथ में लगा देना 50, गलती मत कर देना, ये तो सावधानी घटी दुर्घटना घटी वाला केस है। ठीक है, आर इसके बराबर नहीं है। देखो आर और 20, आर भी ऊपर है 20 भी ऊपर, दोनों मिलकर इसको रोकते हैं, तो आर प्लस 20 ही हमारा 50 है। ये दोनों ऊपर को लगे हैं
ये दोनों मिलके इसको रोक रहे हैं। पहले क्या होता था, ये नहीं होता था, तो आर ये दोनों बराबर होते थे। अब क्या है, ऊपर ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर है। तो ऊपर कौन कौन सा लग रहा है भाई, ये लग रहा है आर और 20, दोनों मिलके नीचे 50 लग रहा है। तो आर प्लस 20 इक्वल टू 50। तो आर कितना हो गया 30 न्यूटन। रिएक्शन है तो न्यूटन में आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे लगेगी। और कुछ वैल्यू लगा दी तो गलत आंसर आएगा, ये कट जाएगा 0 से 6 न्यूटन। तो ये ब्लॉक पे क्या कहानी बन गई, इस ब्लॉक पे पीछे लोग को लग रहा है 6 न्यूटन और आगे को लग रहा है 20√3। बस सारी वैल्यू पुट कर देंगे ए में। तो नेट फोर्स कितना हुआ, मतलब 20√3 माइनस 6 डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल का भाई अकेला ही टोटल क्या 5 ही है। इनको सॉल्व कर लेंगे, मैंने इसको सॉल्व किया है। इसकी वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 5.73 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बॉडी है मास 5 kg की, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसको 2 मीटर तक खींचा, उसमें इतनी एनर्जी आ गई 10 जूल एनर्जी आ गई है। तो पूछा है कि सिस्टम का पीछे को जो पीछे को कितना फोर्स लगा होगा ब्लॉक पे। तो ना तो फ्रिक्शन कांस्टेंट बताया ना कुछ भी नहीं बताया कि भैया ये आगे जाएगा तो पीछे लगने वाला एफ होगा कितना, ये पूछा है। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती कितनी भैया, क्यों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम पी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी लगा दीजिए यहाँ पे 10 जूल। ओके, हाफ एम कितना है 5 वी स्क्वायर। तो आपका कितना हो गया 20/5, ये कितना हो गया 20/5 4। तो वी स्क्वायर आ गया 4, वी कितना आ गया 2। तो यानी कहने का मीनिंग ये है, इसको हमने 20 न्यूटन से खींचा, 2 मीटर जाते जाते इसकी स्पीड कितनी हो गई है, वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी इनफैक्ट स्टार्टिंग में 0 रही होगी और वेलोसिटी हमारी स्टार्ट होके 2 मीटर पर सेकंड तक आ चुकी है। तो अब आपको ये कहना है कि 0 से वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हुई है इस डिस्टेंस में, यू वी एस। तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई हमारा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। v का मतलब फाइनल, ये वैल्यू 2 स्क्वायर, यू कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 2as, s कितना हमारा 2 मीटर। निकालना क्या है हमें, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना, कोई बात नहीं बाद में लगा लेंगे। तो एक्सलेशन हमारा देखिए कितना आ गया, देखिए ये 4 होगा, 4 इक्वल टू 4a कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओके, एक्सलेशन में से होता क्या है, नेट फोर्स बाई टोटल मास। नेट फोर्स कितना लगा 20 माइनस है 20 माइनस टोटल मास, अकेला मास बेचारा 5 है। यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए 20 माइनस एफ डिवाइड बाई 5। तो यू कैन सी 5 इक्वल्स टू 20 माइनस एफ, एफ इक्वल्स टू 20 माइनस 5 दैट इज 15। फोर्स है तो न्यूटन में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमारा एक फायरमैन है जिसका मास 60 kg है और इस खंबे पे चढ़ उतरने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शन कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे 0.5 है, जी को 10 लेना है। तो ये जो पर्सन है जो नीचे उतरेगा, ठीक है, ये एम मास का पर्सन है तो ग्रेविटी में है, यहाँ पे mg लगेगा। क्योंकि नीचे खिसकने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे स्लाइड कर रहा है, या नीचे स्लाइड करे या ऊपर स्लाइड करे, यहाँ फ्रिक्शन ऊपर को ही लगेगा, क्योंकि अगर नहीं लगेगा फ्रिक्शन तो ये नीचे गिरेगा आके। तो फ्रिक्शन फोर्स हर हालत में ऊपर लगेगा, कितना लगेगा u इंटू आर लगेगा। ये जो पर्सन है खंबे को किससे प्रेस कर रहा है, कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है, कस के पकड़े नहीं तो गिर जाएगा, 600 न्यूटन से प्रेस कर रहा है। तो रिएक्शन भी इसको 600 न्यूटन मिल रही होगी। यहाँ पे रिएक्शन हमारी आ गई 600 न्यूटन। अब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नीचे जा रहा है तो ये फोर्स ज्यादा, पीछे वाला कम। तुम लगा देंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट हमारा कितना है एम जी माइनस म्यू आर इक्वल्स टू एम ए। ये हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है। तो करेंगे एम जी इसका एम कितना 600 और जी को लेंगे 10 तो 600 हो जाएगा 60 इंटू 10 तो 600 माइनस म्यू कितना 0.5 और आर कितना है, जितना जब पुश करेगा उतनी ही रिएक्शन मिलेगी, यानी ये हमारी 600 हो गई। और m कितना है इसका
60 और ये हमें निकालना, कौन कर लेंगे, ये 300 हो जाएगा ना, तो 600 माइनस 300 60A, तो हमारा 60A हो गया, 300 ये हुआ हमारा 300 बाई 55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारी बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, रेडियस 10 है, सरफेस का जो कांस्टेंट है फ्रिक्शन कांस्टेंट 2.5 है। हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है कि ये ब्लॉक हमारा आराम से मूव करता रहे, बाहर को ना गिरे। बाहर को एक्चुअली रोटेशन होगा हमारा, सर्कुलर मोशन जब होगा तो बाहर को एक फोर्स लग रहा होगा एंड v²r, ठीक है। और ये हमारा जो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एंड v²r। अगर हम इसको v की टर्म में ना लिखे, एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखे, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है v = r ओमेगा। यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, m v की जगह लग रही है r ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r, तो आप देख सकते हैं r से r कट जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी लिखना हो तो या तो ये लिखेंगे या लिखेंगे, क्योंकि हमें ओमेगा निकालना है, तो हम mv²r ना लिख के क्या लिखेंगे, इसके इक्विवेलेंट रख देंगे m r ओमेगा स्क्वायर। ये बाहर को फोर्स लगेगा तो जो हमारे टायर्स है मतलब कि वो अंदर को रोक के रखेंगे, तो वो फोर्स हमारा होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि μr होगा। तो हमारे गाड़ी सर्कुलर मोशन लेती रहे, बाहर को ना जाए, इसलिए फोर्स बराबर होना चाहिए इसके या ज्यादा होना चाहिए। तो हम एक नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं कि ज्यादा होना, बराबर होना चाहिए, उसमें भी काम हमारा चल जाएगा। अब वो ये जो ये आर है ये हमारी रिएक्शन है, और ये स्मॉल आर क्या है, सर्कल की रेडियस। तो आपको पता है रिएक्शन क्या होगी, mg होगी, आपको पता है ना, यहाँ रख देंगे म्यू mg = mr ओमेगा स्क्वायर। हमारा m से m कट जाएगा, हमें ओमेगा निकालना है, क्या होगा μg/r √, ठीक है। वैल्यू लगा देंगे, √, म्यू की वैल्यू है 0.5, जी को लेना है 9.8 और आर को लेना है 10। कितना होगा, 0.5 आगे 0 आ जाएगा, 49 की जगह हो जाएगा 7, 10 की जगह हो जाएगा होगा 100 का √10 आएगा, 0.7। ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, कई बुक्स में अलग आंसर है, ऑनलाइन में भी कई डिफरेंट आंसर है, और लॉजिक किसी के पास कोई ढंग का लॉजिक नहीं है। काफी बेहतरीन लॉजिक अगर ध्यान देंगे, एक तो कंफ्यूजन ये लगता है जो आप अगर फिगर देखेंगे लगेगा कि दोनों कनेक्टेड है, कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। बस केस है कि जो गाड़ी के डब्बे, रेलगाड़ी के डब्बे है, ये ट्रैक पे रखे हुए, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन तो समझ में आएगा। ये हॉरिजॉन्टल रेल्स है, उनपे डब्बे रखे हुए हैं, दो अलग अलग, मतलब एक तरीके से रेलगाड़ी डब्बे मान लो। बस अगर आप इसके पास गए 200 kg के पास गए, आपने इसको पुश किया और छोड़ दिया, तो आपने जो एनर्जी दी उसके 36 मीटर गया, ओके। फिर दूसरे डब्बे के पास गए, इसका वजन ज्यादा है, तो हमने इसको पुश कर छोड़ा, तो ये कितना जाएगा आप खुद बता सकते हैं। ये जिसने इसको एनर्जी दी है ये 36 मीटर गया है, इसका वेट ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, और नो डाउट इसे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा ज्यादा मोशन कराने के लिए। तो जब पुश करेंगे तो एनर्जी तो हमारे पास कांस्टेंट है, जितनी एनर्जी दे सकते हैं, तो एक कम मूव करेगा, तो जो आंसर आएगा 36 से कम आएगा। कई लोग इसका आंसर 36 भी दे रहे हैं, सही है। तो चलो इसमें आंसर तो आपके देख सकते हैं, 32 गिवन है, 12, 14, 16 सारे आंसर गिवन है। लॉजिक की बात करेंगे तो काम क्या है कि जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो कौन सी फॉर्म में एनर्जी, मैंने एनर्जी दी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में आएगी, और मेरी एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि जितनी एनर्जी मैं इस बॉक्स को दूंगा उतनी ही एनर्जी मैं इसको दूंगा। ये लॉजिक रहेगा कि ये नहीं कहेंगे मैंने इसको जानबूझ के ज्यादा दे दी, जितनी इसको दी उतनी इसको दी, चलिए ठीक है। तो ये एनर्जी बराबर है, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैंने इसको दी वो किस रूप में एनर्जी खर्च होगी, वो कहाँ खर्च होगी, मैंने पुश कर दिया तो चलते चला जाना चाहिए। कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। तो जो मैंने एनर्जी दी है उसको फ्रिक्शन रोकेगा, तो मैं भेजूंगा आगे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो उसको क्या करेगा, लॉस करेगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना वर्क करेगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतनी एनर्जी खर्च करेगा। तो जो एनर्जी देंगे काइनेटिक फॉर्म में तो वो हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ऐसा यहाँ पे ये लगाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो वर्क है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
या कह सकते हैं वर्क बराबर दिस, और यू कैन से एनर्जी बराबर दिस, एक ही बात है, वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं हमेशा। तो हमने जितनी एनर्जी इसको दी है वो फ्रिक्शन इसका खर्च कर देगा सारा का सारा, और जब खर्च हो जाएगी तो ब्लॉक आगे जाकर रुक जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमने दे रखी है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा है, और पता म्यू इंटू आर और डी, और उसने चलिए इतनी एनर्जी दे रखी है। और यहाँ पे मैंने एनर्जी दी, सेम एनर्जी दी, एनर्जी का कंटेंट मेरा सेम है, तो फिर से फ्रिक्शन फोर्स लगा। यहाँ पे म्यू दोनों जगह सेम है, यहाँ पे रिएक्शन R1 मान लेते हैं, यहाँ पे कितना बनेगा बताइए, वेट कितना बनेगा, ये आपको जी, अगर मैं जी को जी ले लेता हूँ तो बना 200 जी। यहाँ पे R2 बोला मैंने, R2 ये बनेगा कितना बनेगा एम जी, एम कितना 300, तो 300 जी। एनर्जी दोनों बार बराबर है मेरी, तो पहले वाले में मैंने फोर्स की जगह लगाया म्यू आर, और म्यू तो सब सेम है, तो म्यू R1 और डी इतना जो भी डी बार म्यू R1 D1। यहाँ पे जो एनर्जी है वो एफ इंटू डी, फिर से और एफ की जगह क्या लगेगा म्यू इंटू R2 D2, इस तरीके से। म्यू देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट है ये फ्रिक्शन फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। एनर्जी दोनों जगह बराबर है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी बराबर हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी बराबर हो जाएंगी। तो मैं लिखूंगा म्यू R1 D1 इक्वल टू म्यू R2 D2। म्यू हमारे कट जाएंगे, आर हमारा कितना है पहले में 200 और डी कितना है 36, डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ था। यहाँ पे R2 कितना है 300 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यही तो मैं निकालना है। तो 2 जीरो कट गए ना, और ये 3 से कटेगा, ये होगा D2 क्या होगा 2 × 12 दैट इज 24 मीटर। कई लोग इसके अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कुछ इक्वल दे रहे हैं, तो लॉजिक किसी के साथ ढंग का नहीं है। तो काफी माथा पच्ची करने के बाद समझ में आया कि मैंने जितनी एनर्जी दी है, मैं एक इंसान हूं, मैं उसको पुश कर रहा हूँ, मेरे पास जितना भी एनर्जी मैंने उतनी एनर्जी इसकी लगा दी और सेम एनर्जी इस पे लगाई, और देखा कि कौन सा ज्यादा दूर जाएगा कौन सा कम दूर जाएगा। तो कम मास वाला 36 गया है, ज्यादा मास वाला थोड़ा कम जाएगा। एग्जैक्टली कितना जाएगा ये देखेंगे। रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने एनर्जी खर्च हो जाएगी यहाँ पे हमारी, और वही एनर्जी हमारी यहाँ पे खर्च हो जाएगी। एनर्जी हमारी बराबर थी, ये कंटेंट हम बराबर कर देंगे।